हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी विद अविनाश आचार्य में। तो देखिए, आज से हम हिंदी व्याकरण की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 5th, 6th, 7th और 8th ये चारों क्लास के स्टूडेंट्स इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाषा, लिपि और व्याकरण। तो ये हमारा टॉपिक है और उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाषा को। तो देखिए, मनुष्य एक समाज में रहता है। तो मनुष्य उस समाज में रहता है, हमारे आसपास बहुत अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। तो उन सभी लोगों के मन में भाव आएंगे और विचार भी आएंगे। तो वो आपस में अपने भावों और विचारों को कैसे प्रकट करते हैं? भाषा के माध्यम से। अतः हम ये कह सकते हैं कि भाषा हमारे मन के भाव और विचारों को प्रकट करने का एक साधन है। इसके बाद में हम बात करेंगे भाषा के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, भाषा के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार की भाषा होती है। पहला है मौखिक भाषा, जिसे हम कथित भाषा भी कह सकते हैं। तो देखिए, मौखिक भाषा के अंदर क्या होता है कि हम अपने भाव और विचारों को मौखिक भाषा में अर्थात बोल करके प्रकट करते हैं और सुनने वाला उसको सुनेगा और हमारी बात को समझ जाएगा। तो ये होता है मौखिक भाषा। इसके उदाहरण, तो इसके उदाहरण देखिए, मैं उदाहरण आपके सामने लिख देता हूं। अध्यापक द्वारा पढ़ाना। तो अध्यापक द्वारा पढ़ाना मौखिक भाषा का उदाहरण है। किस प्रकार? तो समझिए, जैसे अध्यापक क्लास के अंदर है और अध्यापक क्या करेगा? अपने विचार या फिर ज्ञान की बात, विज्ञान की बातें वो सारी आपको बोल करके प्रकट करता है आपके सामने। तो वो अध्यापक का क्या हो जाएगा? मौखिक रूप, मौखिक भाषा, कि उन्होंने अपने भाव और विचारों को कैसे प्रकट किया है? मौखिक रूप में, है ना। तो ये उदाहरण हो जाएगा अध्यापक द्वारा पढ़ाना। एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। भाषण देना। तो इसके अंदर क्या होता है कि बोलने वाला अपने मन के भाव और विचारों को भाषण के रूप में अर्थात बोल करके प्रकट कर देता है। तो ये भाषण देना, ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा? मौखिक भाषा का हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा जो प्रकार है वो मैं आपको बताता हूं। तो दूसरा प्रकार है लिखित भाषा। अब इसको समझते हैं। लिखित भाषा में क्या होता है? जैसे मान लो एक लेखक है, उदाहरण को ध्यान से सुनना आप। एक लेखक है या फिर एक कवि है, उसके मन के भाव या विचार, या फिर ये कह सकते हैं कि कवि, उसके मन में कोई कविता है, तो वह अपनी कविता को किस प्रकार सबके सामने लाता है? बोल करके नहीं लाएगा, क्योंकि बोल करके तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, 50, 100 ऐसे व्यक्ति सुन सकते हैं। परंतु अगर वो चाहता है कि बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर लोग मुझे जाने, तो वो क्या करता है? अपने विचारों और भावों को लिखित रूप में एक बुक, एक किताब के अंदर अपनी जो कविता है या फिर कहानी है उसको छपवा दे, जिससे बहुत सारे लोग उसके मन के भाव और विचारों को पढ़ लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा? वो उदाहरण लिखित भाषा का हो जाएगा, है ना। तो लिखित भाषा का एक उदाहरण हो जाता है कि लेखक के द्वारा लिखी हुई कहानी या कवि के द्वारा लिखी हुई एक कविता, वो लिखित भाषा का एक उदाहरण है। इसके बाद में देखिए, ये दोनों मुख्य प्रकार पढ़ने के बाद में भाषा के दो हमने मुख्य प्रकार पढ़े। पहला है मौखिक भाषा, जिसको हम कथित भाषा भी कहते हैं। उसके अतिरिक्त दूसरा हमने पढ़ा है लिखित भाषा। अब इन दो मुख्य प्रकार के अलावा एक और है जिसके बारे में आपको पता है, आपने सुना होगा, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, तो ये क्या होता है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सांकेतिक का मतलब होता है संकेत रूप में। जैसे कि इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप घर से बाहर निकलते तो आपने देखा होगा ट्रैफिक पॉइंट होता है जहां पर चारों तरफ से गाड़ियां आती हैं। तो वहां पर एक व्यक्ति खड़ा होता है जिसको हम ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस का जो कर्मचारी होता है वो क्या करता है? संकेतों के माध्यम से, वो संकेतों के माध्यम से ट्रैफिक को कंट्रोल करता है ना।
क्योंकि वो वहां पर अगर बोलने लग जाए तो किसी को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहां पर बहुत शोर होता है, इसीलिए संकेत के माध्यम से पूरा ट्रैफिक कंट्रोल कर देता है। तो वो सांकेतिक भाषा का उदाहरण हो जाएगा। उसके अतिरिक्त एक और एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मान लो कुछ व्यक्ति जो बोल नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं, अपने मन के अंदर भाव आएगा और विचार आएगा तो क्या करेगा, कैसे प्रकट करेगा, वो संकेत के माध्यम से अपने मन के भाव और विचार उनको प्रकट कर देगा। तो ये होता है सांकेतिक भाषा। तो इस प्रकार हमने भाषा के दो मुख्य रूप और उसके अतिरिक्त एक सांकेतिक भाषा वो भी हमने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं, मातृभाषा। तो देखिए, जैसे इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने बताता हूं आपको। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद अपने आसपास के जो लोग, जैसे माता पिता, अपने परिवार के अन्य सदस्य, अपने भाई बहन, दादा और दादी, उन सभी को आपस में जिस भाषा में बात करते हुए सुनता है और देखता है, वह बालक भी उसी भाषा को ग्रहण करता है, अर्थात सीखता है। तो परिवार के सदस्यों से, किससे, परिवार के सदस्यों से सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। इसके बाद में देखिए राष्ट्रभाषा। अब यह क्या होता है, तो देखिए राष्ट्रभाषा का अर्थ यह है कि ऐसी भाषा जिसका विकास होते होते वह भाषा उस अवस्था तक पहुंच जाए जिसमें पूरा राष्ट्र अपने दैनिक जीवन में उसी भाषा का प्रयोग करे, उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा। इसके बाद में आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, राजभाषा। जैसे कोई राष्ट्र, कोई देश जिसके सरकारी कामकाज जिस भाषा में होते हैं वह भाषा उस देश की राजभाषा कहलाती है। जैसे हम भारत में रहते हैं तो हमारे भारत देश की राजभाषा कौन सी है, हिंदी, क्योंकि हिंदी भाषा के अंदर ही सभी कार्य अर्थात सभी सरकारी कार्य हिंदी भाषा के अंदर किए जाते हैं, इसलिए हिंदी हमारी राजभाषा। तो आज की क्लास में हम यहाँ तक पढ़ेंगे और इसके आगे आने वाले वीडियो में हम इसी पाठ को आगे पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।